2015 में जब काफ़ी साल बाद फाइनली नासा का स्पेसक्राफ्ट न्यू हॉराइजन प्लूटो के काफ़ी करीब से गुजरा, तो वो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने प्लूटो की इतनी डिटेल इमेज भेजी हो। इस तस्वीर के बाद से मानो इंसानियत को एक और मदद मिल गई दूसरे ग्रहों के बारे में जानने की इच्छा के लिए। लेकिन उस तस्वीर में ऐसा क्या था? तो जो पहली तस्वीर न्यू हॉराइजन ने भेजी थी उसमें हम साफ साफ देख सकते थे कि प्लूटो जैसे ग्रह में भी पानी मौजूद है, वो भी बर्फ के फॉर्म में। अब जल ही जीवन है, जहाँ जल है वहाँ जीवन, आपको तो पता ही है। तो इसकी 100% चांस थी कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का आइस अगर किसी भी अदर एलिमेंट या फिर कंपाउंड के फॉर्म में होता तो शायद तक हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो था वाटर का, और उसमें भी नाइट्रोजन और मीथेन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि एक लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होती है। और इसी की वजह से प्लूटो को हम उस लिस्ट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि एक्सट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और एक और बात, जो न्यू हॉराइजन सैटेलाइट था वो प्लूटो के काफ़ी करीब से तो गुजरा था, लेकिन वो इतना पावरफुल भी नहीं था कि प्लूटो के नीचे दबी अननोन लाइफ को भी वो डिस्कवर कर सके। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी हमें सेम कंडीशन सैटर्न के मून टाइटन और जुपिटर के मून यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड में भी देखने को मिला था। तो चलो, अगर एक सेकंड के लिए हम मान भी लें कि प्लूटो के अंदर कोई भी एक्सट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग एग्जिस्ट करती है, तो इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है फर्मी पैराडॉक्स को प्रूव करने का, और वो ये है कि इंटेलिजेंस बीइंग खुद को एग्जिस्ट तो करते हैं एक प्लेनेट के अंदर, लेकिन वो उसके हिसाब से ही एकदम ही कंजर्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं और जिसकी वजह से वो बाहर आने की कोशिश नहीं करते। और यही कारण होता है खुद को हैबिटेबल बनाने का। और अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक जैन बॉटलनेक थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। खैर, अगर इस बात पर आए तो वो इंटेलिजेंस बीइंग खुद को एक हैबिटेबल जोन में डाल ली है और वो खुद को बाहर नहीं ला सकती, क्योंकि अगर वो थिक लेयर के पार बाहर आएंगे तो वो मर सकते हैं। यानी कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर को वो छोड़कर बाहर आएँ। तो फर्मी पैराडॉक्स के फोर्थ पॉइंट को कंप्लीट करते हुए अगर हम फिफ्थ पॉइंट पर जाते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि मिस्ड सिग्नल्स। अब हम पास्ट 80 डिकेड से कई सारे रेडियो टेक्नोलॉजी की मदद से हम स्पेस में कई सारे सिग्नल्स भेजते हैं, इस आस में कि शायद तक वहाँ से कोई रिप्लाई आएगा। अगर आपने कोई मिल गया मूवी देखा है तो उसमें आपने देखा ही होगा कि कैसे ऋतिक रोशन के पिताजी ने इस तरीके के सिग्नल भेजे थे, जिसकी वजह से जादू जैसा एलियन हमारे प्लेनेट पे आ गया था। तो क्या कुछ ऐसा ही हमें इस रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगा? हमेशा इस तरह के सवालों का जवाब मेरे पास ना होता है, लेकिन इस बार शायद तक इस सवाल का जवाब मेरे पास हाँ में है, क्योंकि इस तरीके का सिग्नल हमें कई साल पहले देखने को मिला था वाव नाम से। अब शायद मैंने इसके बारे में आपको बताया हो, अगर नहीं बताया तो ज़रूर सुनकर जाना। जब से इंसानों ने खुद को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है, तब से वो स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल भेजते हुए आ रहे हैं, ये आस लगाए हुए कि क्या एक्सट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस बीइंग से हमें कुछ ऐसा ही रिस्पांस देखने को मिलता है कि नहीं। तो असल में कुछ साल पहले 15 अगस्त 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां जेरी एफमन एक बार कुछ अपने डाटा को, रिकॉर्डेड डाटा को रिव्यू कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सिग्नल है 6EQUJ5 और उसको उन्होंने वाव सिग्नल नाम दे दिया। और इसमें ऐसा क्या था? तो देखिए, नॉर्मल जो सिग्नल आते हैं वो इतने हाईएस्ट पीक पर नहीं जाते, और ये सिग्नल इतना हाई था कि ये सिग्नल नहीं बल्कि एक नॉइज़ बन गया था, और ये केवल 72 सेकेंड के लिए था। उसके बाद से ये मानो गायब ही हो गया, और इसके बाद हमें कोई भी ऐसा सिग्नल फ्यूचर में देखने को नहीं मिला। और ये जो 72 सेकंड थे, ये उनके लाइफ के बहुत ही प्रीशियस 72 सेकंड्स थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम ही वाव सिग्नल नाम दे दिया, और उसके बाद से पूरे जगत में इसका नाम वाव सिग्नल ही पड़ गया। लेकिन एक बात जो मैंने आपको बताना भूल गया कि जब इस सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया तो वहाँ पास एक बहुत ही लंबे तरीके से जूम करके देखा गया कि वहाँ पास असल में ऐसा है क्या और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कई सारी थ्योरी ये बताती है कि वहाँ पास असल में एक स्टार था, वो ब्लास्ट हुआ था और उसका सिग्नल हमें देखने को मिला। कई साइंटिस्ट का ये मानना था कि वहाँ पर असल में गामा रे बर्स्ट हुआ था, और कई साइंटिस्ट का ये मानना था कि वहाँ पर असल में बिग बैंग हुआ था। और इसी की वजह से ये आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गई है कि वाव सिग्नल असल में आया कहाँ से। तो यही सारी स्टोरी थी वाव सिग्नल के पीछे। और बाकी ये जो फिफ्थ अपना हिप्नोथिसिस है, इसे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।